वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने केमिकल काइनेटिक्स का कुछ टॉपिक कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ और उसका क्या यूज़ है, एंड हम लोग थोड़ा जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट लॉ का क्या काम है उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से ध्यान से लेक्चर को सुनना। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आप लोगों ने डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ा ही होगा। जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है A2B, यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ऐसा होगा। और अगर रेट लॉ लिखेंगे तो रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, K इंटू रिएक्टेंट। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एज्यूम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, ये डिफरेंशियल रेट लॉ है। ये है डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगा, जो फाइनल इक्वेशन बनेगा उसको हम कहेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन बनेगा उसको हम कहेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अभी हमें जीरोथ ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए एंड सेकंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ को देखना है। ठीक है, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ का क्या काम है ये भी हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो करते हैं स्टार्ट। मान लो ये एक ऐसा रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ हो जाएगा, इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ हो जाएगा ऐसा, -1/a dA/dt इंटू के इंटू ए टू द पावर 0। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है 0। अब ए टू द पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। अब इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डी ए इज इक्वल्स टू माइनस ए के डी टी। अब मैं इंटीग्रेशन करूँगा दोनों साइड को। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और ए एन के तो कांस्टेंट होता है, ए क्या होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और के क्या होता है रेट कांस्टेंट। तो ये दोनों कांस्टेंट है, इसीलिए देखो मैंने इन दोनों को इंटीग्रेशन के बाहर रखा है, डी टी इंटीग्रेशन के बाहर रखा है। अब देखो जब टाइम ज़ीरो होगा तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे, ए नॉट से। जब टाइम ज़ीरो होगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा ए नॉट, और जब टाइम टी होगा तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा ए टी। टाइम टी के बाद कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद जो रिएक्टेंट बचेगा उसको हम ए टी से डिनोट कर रहे हैं। अब देखो तो यहाँ पे लिमिट यूज़ करेंगे हम, ये हो जाएगा ए नॉट। ए नॉट कब होगा, जब टाइम ज़ीरो होगा, और टाइम टी पे ये क्या हो जाएगा ए टी। तो इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ए के टी। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए के टी। अब ये जो एक्सप्रेशन बना है, ये जो एक्सप्रेशन बना है या ये जो इक्वेशन बना है इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड
रेट लॉ, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ का काम क्या है? देखो, अगर मान लो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आपको रेट कांस्टेंट दिया है, उसके बाद आपसे पूछा गया है 10 सेकेंड बाद 10 सेकेंड बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तब हम इस इक्वेशन को यूज़ करके निकाल सकते हैं। आपको ए नॉट पता है, आपको ए पता है, आपको रेट कांस्टेंट दिया गया है और टी भी बताया गया है, तो हम ए टी निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का यही काम होता है, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को निकाल सकते हैं। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम ये भी समझ सकते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो ए टी वर्सेस टी, ये एक लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन है। मतलब ए टी के साथ टाइम का क्या रिलेशन होगा? एक लीनियर रिलेशन होगा, मतलब लीनियरली वेरिएबल होगा ए टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये जो इक्वेशन बना है इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बच्चों, अगर इक्वेशन ऐसा होता ए से बी, मतलब मैंने यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिया है, तो देखो यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होता के। इसको अगर आप पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन बनेगा ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो रहा था ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए के टी। दोनों को अच्छे से देखो, दोनों इक्वेशन को। अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है सामने तो देखो के टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे ये ध्यान रखना, एक्सप्रेशन में आगे और भी हम एक्सप्रेशन करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है वो ऑलवेज के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेगा, ऑलवेज के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं इसको यूज करूंगा। यहाँ पे जो ए के टी है इसको मैं एक्स भी लिख सकता हूं, एक्स को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? एक्स को मैं यहाँ पे बोलूंगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में खत्म हो चुका है, कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में खत्म हो चुका है। इसको सिग्निफाई करने के लिए हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे 100, कुछ टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन मान लो हो गया है इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन है 100, कुछ टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन हो गया है 40, मतलब 60 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में खत्म या कन्वर्ट हो चुका है। 60 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू क्या है? ए नॉट का वैल्यू है 100। ए टी का वैल्यू क्या है? ए टी का वैल्यू है 40। तो ए के टी या एक्स का वैल्यू क्या होगा? 100 माइनस 40। देखो एक्स यहाँ पे क्या है? एक्चुअली में एक्स यहाँ पे है ए नॉट माइनस 80, तो ये हो जाएगा 60।
ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद इंटीग्रेटेड डेड लॉ को हमें यूज़ करके हाफ लाइफ निकालना है, कंप्लीशन पॉइंट निकालना है। सबसे पहले देख लेते हैं कंप्लीशन पॉइंट। कंप्लीशन पॉइंट ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन किस टाइम में खत्म होगा उसका हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना है। मान लो जिस टाइम में रिएक्शन खत्म हो रहा है, मतलब रिएक्शन खत्म हो रहा है मतलब रिएक्टेंट जीरो हो जाएगा, रिएक्टेंट जीरो हो जाएगा। इस टाइम को हम बोलेंगे टी कंप्लीशन। इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो एट टी कंप्लीशन ए टी क्या होगा, ए टी होगा जीरो। एट टी कंप्लीशन ए टी होगा जीरो। अब इंटीग्रेटेड डेड लॉ का यूज करो, ये जो इक्वेशन है इसको यूज करो। यहां पे ए टी की जगह पे लिख दो जीरो, तो ये हो गया ए नॉट माइनस ए के टी कंप्लीशन, मतलब टी कंप्लीशन क्या हो जाएगा, टी कंप्लीशन हो जाएगा ए नॉट बाई ए के। टी कंप्लीशन हो जाएगा ए नॉट बाई ए के। अच्छा, अगर इक्वेशन ऐसा होता, ए टू बी वाला इक्वेशन होता, तब क्या होता टी कंप्लीशन, तब टी कंप्लीशन होता ए नॉट बाई के। मैंने क्या बोला है, अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हर एक एक्सप्रेशन में रेट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेगा। इस एक्सप्रेशन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ को हम ऐसे लिखते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? हाफ लाइफ का मीनिंग होता है कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कितने टाइम के बाद 50% रिएक्टेंट या आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। द टाइम at which 50% reactant converted into product। तो देखो बच्चों, at t is equals to t हाफ, आधा रिएक्टेंट तो खत्म हो चुका है, तो ए टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए टी इज इक्वल्स टू होगा ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। इनिशियली इतना था और आधा खत्म हो चुका है, तो ये हो जाएगा ए टी ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, मतलब ये हो जाएगा ए नॉट बाई टू। तो अब इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ का यूज करते हैं। ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए के टी। ए टी का वैल्यू यहां पुट कर दो, ए नॉट बाई टू माइनस ए के टी हाफ। तो यहां पे टी हाफ, यहां पे टी हाफ हो जाएगा क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन टू ए के, ए नॉट अपॉन टू ए के। अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हो, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ये कौन से रिएक्शन के लिए है, ये ए टू बी के लिए है, और ये वाला किसके लिए, इसके लिए। अगर इसको यूज करोगे तो टी हाफ का एक्सप्रेशन आएगा ए नॉट बाई टू के।
ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ देर पहले हमने टी कॉम्प्लीशन निकाला था। टी कॉम्प्लीशन क्या था? टी कॉम्प्लीशन था ए नॉट अपॉन ए के। तो आप देख सकते हो टी कॉम्प्लीशन इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 इंटू टी हाफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरोथ ऑर्डर के लिए। जीरोथ ऑर्डर के लिए कंप्लीशन पॉइंट हाफ लाइफ का डबल होता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में मान लो हाफ लाइफ दिया है 50 और कंप्लीशन पॉइंट दिया है 100, तो आप आंख बंद करके समझ जाना उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों। बच्चों अभी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लॉट देखना है, इंपॉर्टेंट ग्राफ देखना है। बहुत सारे ग्राफ हैं यहाँ पे, सारे हम देखेंगे एक एक करके। पहला प्लॉट है देखो, रेट वर्सेस टाइम। रेट क्या होता है जीरोथ ऑर्डर में? रेट इक्वल्स टू के होता है। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता है, तो क्या होगा? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता है। मतलब रेट क्या होता है? रेट देखो यहाँ पे थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसा प्लॉट है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, ये भी पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट प्लॉट देखते हैं। एटी वर्सेस टी। ये था हम लोगों का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये एक लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो बच्चों आप समझ सकते हो एटी टाइम के साथ लीनियरली वेरी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है? नेगेटिव है। तो ऐसा होगा प्लॉट। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए नॉट, और स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा माइनस ए के। बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है। अगर एग्जाम में मान लो ऐसा प्लॉट दिया, एटी वर्सेस टाइम का प्लॉट, ऐसा लीनियर दिया है जिसमें स्लोप नेगेटिव है, तो आप प्लॉट देख के समझ जाओगे ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है। फोर्थ देखो, फोर्थ है टी कॉम्प्लीशन वर्सेस ए नॉट। देखो बच्चों हम लोगों ने टी कॉम्प्लीशन क्या किया है? इसका एक्सप्रेशन आया था ए नॉट बाई ए के। ए के तो यहाँ पे कांस्टेंट है। मान लो मैं 4-5 एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, हर एक एक्सपेरिमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ? रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। उसको चेंज करने से क्या होगा? टी कॉम्प्लीशन भी चेंज होगा। अब टी कॉम्प्लीशन एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनके बीच में कौन सा रिलेशन है? इनके बीच में लीनियर रिलेशन है। जस्ट लाइक y इज इक्वल्स टू mx, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसा होगा। स्लोप तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है? यहाँ पे स्लोप है तुम्हारा 1/a के। नेक्स्ट प्लॉट है टी हाफ वर्सेस ए नॉट। टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या आया था? ए नॉट बाई 2ak। तो यहाँ पर भी प्लॉट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्लोप क्या हो जाएगा? 1/2ak। तो अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे, टी हाफ भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्लॉट देखो बच्चों,
थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए के टी। तो एक्स वर्सेस टाइम का प्लॉट क्या होगा, लीनियर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा ए इंटू के। देखो बच्चों, अभी हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये वाला पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया है। ऑल्सो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये भी हमने देख लिया थोड़ी देर पहले। और ये भी देखा है हमने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम। इक्वेशन को सोचो, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए के टी। और फोर्थ पॉइंट देखो, ये भी मैंने बताया, टी कॉम्प्लीशन इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी हाफ। रेट कांस्टेंट का यूनिट भी आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मैंने लास्ट दिन बता दिया था। और फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन। देखो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंटरी रिएक्शन होता तो कभी पॉसिबल होता क्या? अगर एलिमेंटरी रिएक्शन होता, एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता है, देन एलिमेंटरी रिएक्शन कभी जीरोथ ऑर्डर नहीं हो सकता है। मतलब जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज क्या होगा? मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट में देख लो बच्चों, टी कॉम्प्लीशन प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, सिमिलरली टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ये सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखोगे। देखो बच्चों, अगर आपको रिएक्शन दिया रहता है, उसके बाद पूछा जाता है ये रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को देख के पूछा जाता है ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा, ये आप बता नहीं सकते, वो तो एक्सपेरिमेंट करके आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, उनका ऑर्डर क्या है आपको जानना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। जो रिएक्शंस पॉपुलर रिएक्शन है उनके लिए ऑर्डर क्या होगा ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये वाला रिएक्शन H2 + Cl2, ये वाला रिएक्शन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। ये रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्शन आपका जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होगा। उसके बाद जिस रिएक्शन में गैस का एडजॉर्प्शन होता है मेटल सरफेस के ऊपर, वो रिएक्शन जीरोथ ऑर्डर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। सबस्ट्रेट में हम एंजाइम डालेंगे, उसके बाद होगा प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शंस ऑलवेज जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ये 3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखोगे। ठीक है बच्चों, देखो अभी हम करेंगे एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखेंगे, उसके बाद उस लॉ को यूज़ करके हमें टी हाफ, टी कॉम्प्लीशन वगैरह निकालना है, उसके बाद प्लॉट्स देखना है। ठीक है, तो देखो मैं एक ऐसा रिएक्शन लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा? डिफरेंशियल रेट लॉ -1/a dA/dt = k × a⁴ यहाँ पे ऑर्डर 1 है तो a⁴ होगा। अब देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, dA = ak। अच्छा, a को इस साइड ट्रांसफर कर दो, ऐसा हो गया है। अब मैं क्या करूंगा? इसको इंटीग्रेशन करूंगा। लिमिट यहाँ पे t = 0 है ये, और यहाँ पे t है। जब टाइम 0 है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को लिखेंगे A0, जब टाइम t है तब हम लिखेंगे AT। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है ये dA/a, ये एक्चुअली dx/x का इंटीग्रेशन, मतलब ये क्या होता है? ln x होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद ऐसा कुछ होगा, ln
जो यहाँ पे माइनस था, ln AT बाई ए नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ए के टी। ln AT बाई ए नॉट हो जाएगा माइनस ए के टी। यही होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln ए नॉट बाई ए टी। इसको देखो मैंने ए टी बाई ए नॉट है, इसको कर दिया मैंने ए नॉट बाई ए टी, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा ए के टी। आप लोग इक्वेशन को किसी भी एक तरीके से याद रखोगे। अच्छा यहाँ पे देखो, इसको यूज करके मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए टी बाई ए नॉट इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस ए के टी, या मैं ऐसे लिख सकता हूं ए टी इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस ए के टी। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी ध्यान रखना। ये सारे क्या हो रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से डिराइव हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। आप यहां पे देखो, ये जो इक्वेशन है ए टी के साथ टाइम का क्या रिलेशन है देखो, यहां पे देखो टाइम बढ़ेगा तो ए टी क्या होगा, डिक्रीज होगा। टाइम बढ़ेगा तो ए टी देखो डिक्रीज हो रहा है, और कैसे डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अगर टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। जीरोथ ऑर्डर में क्या हुआ था, जीरोथ ऑर्डर में लीनियरली डिक्रीज हुआ था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। इस इक्वेशन को अच्छे से देखो, ई टू द पावर माइनस ए के टी है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ को यूज करके हम निकालते हैं टी कंप्लीशन पॉइंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, ln ए टी बाई ए नॉट इक्वल्स टू माइनस ए के टी, ठीक है। देखो एट टी कंप्लीशन ए टी क्या होगा, ए टी होगा जीरो। एट टी कंप्लीशन ए टी हो जाएगा जीरो। यहाँ पे अभी इस इक्वेशन को यूज करो, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस ए के टी, ठीक है। तो यहाँ पे ए टी हो गया ज़ीरो, ये हो गया ए नॉट, और इसको मैं ऐसे लिखूँगा ई टू द पावर माइनस ए के टी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई टू द पावर ए के टी, नीचे कर दिया मैंने इसको। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पे इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ई टू द पावर माइनस ए के टी। अब देखो ई टू द पावर माइनस ए के टी को मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो। अब ई टू द पावर माइनस ए के टी ज़ीरो हो रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ए के टी क्या होगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे टी एक्चुअली में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी कंप्लीशन क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा। बच्चों अभी देख लेते हैं टी हाफ क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो एट टी हाफ
ए टी हो जाएगा ए नॉट बाई 2। इसको यूज़ करो, ln ए टी बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ए के टी। यहाँ पे ए टी का एक्सप्रेशन पुट कर दो, ए नॉट बाई 2 ए नॉट माइनस ए के। अब इसको मैं लिख रहा हूँ टी हाफ, तो ln 1/2 ये हो गया माइनस ए के टी हाफ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस माइनस को इस साइड भेजो तो ln 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए के टी हाफ, मतलब टी हाफ होगा ln 2 बाई ए के। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अगर इक्वेशन ऐसा होता ए से बी, तब टी हाफ क्या होता ln 2 बाई के। जब ln 2 को अगर लॉग में कन्वर्ट कर दोगे तो देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग 2 बाई ए के। तो इन दोनों को अगर log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301, log 2 का वैल्यू होता है 0.301, तो 2.303 इंटू 0.301 अपॉन ए के, ये एक्चुअली में हो जाएगा आपका 0.693 बाई ए के, और ये वाला हो जाएगा 0.693 बाई के। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये दोनों। जीरोथ ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना हो रहा था ए नॉट बाई 2 ए के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना हो रहा है 0.693 बाई ए के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो टी हाफ के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर में देखो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में टी हाफ के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत ही अच्छे से इस पॉइंट को नोट कर लेना। इंडिपेंडेंट टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। अब बच्चों हम निकालेंगे T3/4। T3/4 इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द टाइम एट which 3/4 of the reactant or 75% of the reactant is converted into product. The time at which 3/4 of the reactant or 75% of the reactant is converted into product. T3/4 का हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो एट T3/4 AT क्या होगा? AT होगा A0 माइनस 3/4 इंटू A0। इतना खत्म हो चुका है, ठीक है। तो क्या होगा 1/4 इंटू A0। अब यूज करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। देखो लॉ होता है ln AT/A0 इज इक्वल्स टू माइनस AKT, ठीक है। अब देखो AT की जगह पे हमें 1/4 इंटू A0 वाला एक्सप्रेशन पुट करना है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस AKT, और T की जगह मैंने लिख दिया है T3/4। अब हमें थोड़ा लॉग का ट्रांसफॉर्मेशन करना है।
देखो यहाँ पे क्या होगा, ln 1/4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस ए के टी 3/4। अब देखो माइनस को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस ln 1/4 हो जाएगा। अब माइनस ln 1/4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ln 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ln 4 इज इक्वल्स टू ए के टी 3/4 ऐसा हम लिखेंगे। अब ln 4 बच्चों को पता है क्या होता है, 2 इंटू ln 2 हो जाएगा। तो t 3/4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 ln 2 बाई ए के। अब ln 2 बाई ए के हमने थोड़ी देर पहले किया था, इज इक्वल्स टू होता है टी हाफ। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में t 3/4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी हाफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मान लो किसी रिएक्शन में टी हाफ है 50 सेकेंड एंड t 3/4 है 100 सेकेंड, देन हम आँख बंद करके बोल सकते हैं रिएक्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस प्रॉपर्टी को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। इसको देख के हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे डेटा देखो, जब t 0 है कॉन्सेंट्रेशन क्या है 100, जब t 10 हो गया कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 50। तो यहाँ पे हाफ लाइफ क्या होगा, यहाँ पे हाफ लाइफ होगा 10। अब देखो T20 पे 25 रिएक्टेंट बचा है, मतलब 75% कंप्लीट हो गया है। मतलब T 3/4 क्या है, T 3/4 20 है। तो यहाँ पे T 3/4 इज इक्वल टू हो रहा है 2 इंटू टी हाफ। तो इसका मतलब मैंने जो यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे डेटा देख के भी आप एग्जाम में पता लगा सकते हो रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का होगा। यहाँ पे T 3/4 इज इक्वल टू हो रहा है 2 इंटू टी हाफ, इसलिए रिएक्शन क्या हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, 10, ये जो 10 है, मान लो टाइम सेकंड में दिया है, ये जो 10 सेकंड है, हर एक 10 सेकंड इंटरवल के बाद, हर एक 10 सेकंड इंटरवल के बाद रिएक्टेंट क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। देखो पहले हो गया 50 से हुआ है 25 से हो गया है 12.5, उसके बाद हो गया 6.25, ऐसे होता जाएगा। हर एक 10 सेकंड इंटरवल के बाद या हर एक टी हाफ के बाद, टी हाफ टाइम के बाद 10 सेकंड इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट आधा हो रहा है। ठीक है, मान लो कोई सा एक स्टूडेंट रिएक्शन को स्टार्ट करता है जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है 100। ठीक है, और एक स्टूडेंट रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है 50 कॉन्सेंट्रेशन लेके। अब मैंने यही रिएक्शन लिया है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसमें अगर टी हाफ है 10, इसमें भी टी हाफ होगा 10। तुम चाहे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो, टी हाफ आपका कभी चेंज नहीं होगा। टी हाफ रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। टी हाफ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मान लो किसी ने रिएक्शन स्टार्ट किया है 25 से, किसी ने रिएक्शन स्टार्ट किया है 25 कॉन्सेंट्रेशन से, तो 25 कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट यहाँ पे रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो टी हाफ तो यहाँ पे 10 सेकंड ही होगा। टी हाफ तो यहाँ पे 10 सेकंड ही होगा, मतलब 10 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ठीक है, और मान लो किसी ने रिएक्शन स्टार्ट किया 12.5 से, मतलब और 10 सेकंड बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 6.25। यहाँ पे ऐसा नेचर क्यों हो रहा है, हर एक टी हाफ टाइम के बाद या
या यहाँ पे 10 सेकंड के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और एक बार सुन लो, मान लो एक बार तुमने 50 से स्टार्ट किया है, 50 से स्टार्ट किया है तो 10 सेकंड बाद 25 हो जाएगा। मान लो और एक बार तुमने 25 से स्टार्ट किया, 10 सेकंड बाद हो जाएगा 12.5, और एक बार तुमने स्टार्ट किया 12.5 से तो 10 सेकंड बाद क्या हो जाएगा 6.25। तो देखो इसीलिए यहाँ पे 10-10 करके इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 10-10 करके इंक्रीज हो रहा है। हर एक 10 सेकेंड टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टी हाफ के बाद, यहाँ पे 1 मतलब फर्स्ट टी हाफ के बाद देखो A0/2 हो गया है, सेकेंड टी हाफ के बाद A0/4 हो गया है, थर्ड टी हाफ के बाद A0/8 हो गया है, फोर्थ टी हाफ के बाद A0/16 हो गया है। यहाँ पे देखो A0/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A0/2 थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ A0/2 इसको मैं लिख सकता हूँ A0/2 इसका मतलब nth हाफ लाइफ के बाद AT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल्स टू हो जाएगा, AT इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। AT इज इक्वल्स टू हो जाएगा A0/2n। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, तो NH टी हाफ के बाद जो टाइम होगा उसको मैं मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो T इज इक्वल्स टू क्या होगा n इंटू टी हाफ, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा T/T हाफ। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना है, एग्जाम में ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू A0/2n फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों आपको पता ही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। देखो यहाँ पे मैंने एट T इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन लिया है A0, एट टाइम T पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया है AT। अगर मान लो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, देन कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी विल बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है देन मोलरिटी विल बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चलो मैंने मान लिया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ AT माइनस A0। इतना ही तो हुआ डिसोसिएशन। इनिशियली कितना था, इनिशियली था A0, अब कितना है, सॉरी ये AT माइनस A0 नहीं होगा, ये एक्चुअली में A0 माइनस AT होगा, A0 माइनस AT। इनिशियली इतना था, अब इतना हो गया है, तो कितना डिसोसिएट हुआ है A0 माइनस AT डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, तो ये हो जाएगा A0
ठीक है बच्चों। अब देखो ए टी इजिकल्स टू क्या है, ए टी इजिकल्स टू थोड़ी देर पहले ही हमने किया है ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस ए के टी। तो मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ, देखो ये हो जाएगा ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस ए के टी अपॉन ए नॉट। तो ए नॉट को कॉमन ले लो, उसके बाद देखो आ जाएगा ए के टी। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये मैंने कैसे किया इसको थोड़ा याद रखना, एक्सप्रेशन याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो टाइम बढ़ने से ये ई टू द पावर माइनस ए के टी वाला टर्म क्या होगा, डिक्रीज होगा। और हमने देखो 1 है, 1 माइनस ये एक्सप्रेशन है, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये माइनस में है, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये एक्सप्रेशन इंक्रीज होगा। तो टाइम बढ़ने से अल्फ़ा का इंक्रीमेंट होगा, और ये इंक्रीमेंट कैसा होगा, ये इंक्रीमेंट होगा एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे इस इक्वेशन के देखो, टाइम बढ़ने से क्या हो रहा था, टाइम बढ़ने से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंपॉर्टेंट प्लॉट देखना है, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोगों का ये एक्सप्रेशन आया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ ln ए टी बाई ए नॉट इजिकल्स टू माइनस ए के टी, ठीक है। अब इसको अगर लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग ए टी बाई ए नॉट इंटू माइनस ए के टी, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ए के टी बाई 2.303। अब लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए टी, और यहाँ पे देखो लॉग ए टी माइनस लॉग ए होगा, लॉग ए नॉट होगा, लॉग ए नॉट को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ऐसा। आप लोगों को लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन या ये इक्वेशन आ जाएगा बच्चों। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा इक्वेशन दिख रहा है, मैं इसको मान रहा हूँ y और t को मान रहा हूँ मैं x, ठीक है। तो इसका प्लॉट दिखने में क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ log 80 y एक्सिस में और x एक्सिस में मैं ले लेता हूँ टाइम। अब देखो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। log ए नॉट क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, तो यहाँ पे ये होगा प्लॉट, ठीक है बच्चों। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा देखो माइनस ए के बाई 2.303, ठीक है। ये सारे प्लॉट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, एग्ज़ाम में ये इंटरसेप्ट दिया रहेगा, उसके बाद पूछा जाएगा व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियली, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। स्लोप दिया है आपका, स्लोप का वैल्यू दिया है एग्ज़ाम में, उसके बाद पूछा गया है रेट कांस्टेंट क्या होगा। देखो आपको ए पता होगा तो के आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ देके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में। ये जो प्लॉट बताया, ये प्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट,
ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये सब, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट प्लॉट है रेट वर्सेस ए नॉट, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मान लो रिएक्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 10 है, अगर उसको डबल कर देंगे तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे रेट के साथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का एक लीनियर रिलेशन है। ठीक है, तो देखो मैंने एक्सपेरिमेंट 1 2 3 किया है, मैंने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, एक बार 10 20 30 लिया है, तो रेट का इंक्रीमेंट कैसे होगा? रेट का इंक्रीमेंट यहाँ पे लीनियरली होगा। ये जो प्लॉट दिख रहा है रेट वर्सेस रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए नॉट, एक्चुअली वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स वाला प्लॉट है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा के। तो ये तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, मतलब ए टी वर्सेस टाइम। ये तो बहुत ही आसान है। ए टी इज इक्वल्स टू क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस ए के टी, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिके होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा प्लॉट। ठीक है, बहुत ही आसान है, एकदम लॉलीपॉप जैसा है। बच्चों अब देखो है रेट वर्सेस टाइम। यहाँ पे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। ठीक है, तो रेट भी एक्सपोनेंशियली डिके होगा, तो रेट वर्सेस टाइम का प्लॉट क्या हो जाएगा? ऐसा एक्सपोनेंशियल डिके हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ वर्सेस ए नॉट का प्लॉट क्या था? थोड़ा याद करो, लीनियर प्लॉट था। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या है? 0.693 बाई ए के, मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो ऐसा हो जाएगा प्लॉट। ठीक है, टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of reactant। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लॉट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, प्लॉट देख के भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लॉट देख के आपको समझना पड़ेगा रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का होगा, जीरोथ ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, अभी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सारे पॉइंट समराइज्ड पॉइंट्स है, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, यूनिट तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था, टाइम इनवर्स होता है, टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, रिएक्शन कभी ख़त्म नहीं होता है, और ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, T3/4 इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू टी हाफ। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत जगह पे निगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, और सिक्स में देखो ये वाला इक्वेशन, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, देखो बच्चों लास्ट में है एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं इन सारे एग्जांपल्स को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप लोग ये एग्जांपल्स नोट कर लो कॉपी में। रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे ये वाला रिएक्शन देखो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, inversion of cane sugar in the presence of acid catalyst। थर्ड है mineral acid catalyzed hydrolysis of ester। फोर्थ है decomposition of H2O2 in aqueous solution। इन चारों रिएक्शंस को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए चारों एग्जाम्पल आप लोग कॉपी में नोट कर लो, और ये एग्जाम्पल्स आपको रटना है, एग्ज़ाम में ऑप्शंस आ सकता है। ये चारों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रटना है आपको। ये रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये आपको रटना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय।